हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 54F का एग्जम्पशन। सेक्शन 54F एग्जम्पशन किस चीज़ के लिए है? तो अगर हमने कोई कैपिटल गेन अर्न किया है या फिर हमने कोई कैपिटल इमूवेबल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी हमने कोई सेल की है, उसके ऊपर हमको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो वो कैपिटल गेन हम रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर कर उसके ऊपर का टैक्स सेव कर सकते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, उसको अगर हमने बेचा है, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर कर उसके ऊपर का कैपिटल गेन सेव कर सकते हैं। ये है सेक्शन 54F। और एक सेक्शन है सेक्शन 54, जो कि हम आज देखने वाले नहीं है। वो किस लिए है कि हमने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची और दूसरी खरीद ली। वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो कि लॉन्ग टर्म थी, उसको बेचकर हमने जो गेन हुआ है उससे नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस की है। यहां पर जो है, यहां पर अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं और अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। तो ये है सेक्शन 54F। हम सिर्फ इसी सेक्शन को देखने वाले हैं। तो चलते हैं, हम इस सेक्शन के अंडर के कंडीशंस देखते हैं, क्या क्या कंडीशन है। पहला, जैसे हमने बताया कि भाई प्रॉपर्टी जो सेल हो रही है, बीइंग सोल्ड, तो वो होनी चाहिए अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसमें क्या हो सकता है? एक तो कमर्शियल ऑफिसेस हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, प्लॉट्स हो सकता है। तो कोई भी जो प्रॉपर्टी जिस पर हमको कैपिटल गेन आने वाला है, तो कैपिटल गेन वो भी कौन सा चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये बेनिफिट किसके लिए है? लॉन्ग टर्म असेट के लिए है। तो लॉन्ग टर्म असेट अगर हम कोई बेच रहे हैं, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या कंडीशंस है? किसी के लिए 12 मंथ्स है, किसी के लिए 24 मंथ्स है, किसी के लिए 36 मंथ्स है। तो अभी तो हार्डली 36 मंथ्स के कोई रह गए हैं, तो 24 मंथ्स, 12 मंथ्स ऐसे ही है हमारे पास में। तो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल असेट है हमने बेचा है, उसके ऊपर जो गेन हुआ है उसको बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए हमारे पास में सेक्शन 54F है, wherein we are investing that amount into new residential house property। हम नए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि भाई जो बेचे जाने वाली प्रॉपर्टी है वो अदर देन रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए। दूसरा, हम जो खरीद रहे हैं वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। अब ये एप्लीकेबल किस किस को है? तो ये एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल और एचयूएफ को। इंडिविजुअल और एचयूएफ ही इसके लिए एलिजिबल है। अब अगर हम देखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, इनके पास में भी इन्वेस्टमेंट होती है, इनके पास में भी कभी प्लॉट्स होते हैं, कभी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है, कभी स्टॉक्स होते हैं। उन्होंने अगर वो बेचा, लॉन्ग टर्म असेट उन्होंने बेचा, तो क्या वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं इस सेक्शन का? तो नहीं। उसके ऊपर जो टैक्स आएगा वो उनको भरना है। उनके लिए सेक्शन 54F नहीं है। अगर वो भले ही वो पैसों से कंपनी के लिए या एम्प्लॉइज के लिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कि कंपनी का गेस्ट हाउस बोलकर, या एम्प्लॉय के लिए रहने के लिए भी खरीदते हैं, तो भी उनके लिए ये सेक्शन नहीं है। ये सेक्शन किसके लिए? सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ, हमारे लिए ही है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। अब हमको इन्वेस्ट कितना पैसा करना है कि भाई हम जो नया कैपिटल गेन अगर हमको सेव करना है तो हमको कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है? तो हमारे लिए पूरी सेल कंसिडरेशन जो है कि भाई से कि हमने 1 करोड़ का गोल्ड बेचा, तो 1 करोड़ का गोल्ड बेचा है, तो 1 करोड़ के गोल्ड बेचकर जो भी हमको गेन हुआ होगा, उस पर मान ले 10 लाख की गेन हुआ है हमको। पर अगर हमको वो 10 लाख का गेन सेव करना है, तो हमको पूरा 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। 1 करोड़ की जो भी प्रॉपर्टी हम बेचेंगे, मान लो कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची होंगी, मान लो प्लॉट बेचा होगा या गोल्ड बेचा होगा, जो भी बेचा, अगर वो 1 करोड़ का बेचा है हमने, तो 1 करोड़ के 1 करोड़ पूरा इन्वेस्ट करना है। उसमें से कुछ कम हो सकता है, क्या? जो एक्सपेंसेस हमको सेलिंग में लग गए, जैसे अगर प्रॉपर्टी बेची तो उसके ऊपर कमीशन आ सकता है, शेयर्स बेचे तो उसके ऊपर कमीशन है या उसके ऊपर ट्रांजैक्शन चार्ज है, तो ये लेस हो सकते हैं। वो क्या नॉमिनल अमाउंट होती है कि भाई मान लो कि भाई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची, तो उस पर 1 लाख का कमीशन दे दिया होगा हमने, तो 99 लाख रुपीज जो बचा है हमारा, वो पूरा सेल कंसिडरेशन, उसको बोलते हैं नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल अमाउंट मतलब नेट सेल कंसिडरेशन जो है वो पूरा इन्वेस्ट करना है आफ्टर एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस रिसीट माइनस एक्सपेंसेस, नेट सेल कंसिडरेशन पूरा इन्वेस्ट करना है हमको। 54 अगर सेक्शन देखे कि भाई रेसिडेंशियल ये रियल एस्टेट बेचकर अगर हम दूसरा रियल एस्टेट खरीदते हैं रेसिडेंशियल, तो उसमें सिर्फ गेन अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। वो हम सेक्शन देख नहीं रहे, बट सिर्फ गेन अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है, टोटल अमाउंट जितना सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन, वो पूरा के पूरा इन्वेस्ट करना है। अब हमको न्यू रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो वो उसका टाइमलाइन क्या है? अगर हम खरीद रहे हैं तो 1 ईयर प्रायर, 2 ईयर आफ्टर। मतलब अगर मान लेते हैं हमने कि 1 अक्टूबर को कोई प्रॉपर्टी बेची है, 1 अक्टूबर को हमने कोई ट्रांजैक्शन किया है जिसपे हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, उसको बचाने के लिए अब मुझे अगर खरीदना है फ्लैट, तो मैंने पिछले 1 अक्टूबर से
मतलब 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर तक भी अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी होंगी तो वो भी एलिजिबल हो जाएगी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर खरीदी होंगी तो 1 ईयर प्रायर, 2 ईयर आफ्टर, यहां से लेके 2 साल तक मैं कभी भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो मतलब 30 सितंबर 2025, 30 सितंबर 2026 तक भी मैं कर सकता हूं। तो 23 से लेके 26 तक मैं इस 3 इयर्स के होरिजोन में कभी भी परचेस कर सकता हूं। अगर मान लेता हूं मैं खरीद नहीं रहा हूं, मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तो अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं यहां से आगे 3 साल का पीरियड मेरे पास में है कि भाई यहां से आगे 3 साल तक मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं। अब इसमें बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, आगे हमको एग्जांपल भी आएगा और आगे हम कुछ क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन 3 साल तक होना चाहिए। फिर जो नई प्रॉपर्टी मैं इधर खरीद रहा हूं या कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, वो आने वाले ये 3 सालों के अंदर में बेची नहीं जानी चाहिए। अगर मैं उस प्रॉपर्टी को 3 साल के अंदर में अगर मैं बेच देता हूं तो मेरा जो कैपिटल गेन का मैंने एग्जम्पशन लिया है वो रिवोक हो जाएगा। जिस साल में मैंने उस प्रॉपर्टी को, मतलब मैंने अगर वो प्रॉपर्टी खरीदी, आज खरीद ली, आज 1 अक्टूबर को बेचा और 1 नवंबर को मैंने नई प्रॉपर्टी खरीद ली, अगर 1 नवंबर से मैंने 3 साल के अंदर में अगर वो प्रॉपर्टी बेच दी, अगर मैंने 3 साल के अंदर में वो प्रॉपर्टी बेच दी तो मुझे ये बेनिफिट रिवोक हो जाएगा, मुझे उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। ये सेक्शन 54F का बेनिफिट डिनाई हो जाएगा, मतलब वहां से निकल जाएगा और जिस साल में हमने वो प्रॉपर्टी को बेचा है उस साल में वो जाके टैक्स हो जाएगा। अब पिछले बजट में जो है, पिछले बजट में ये जो बेनिफिट लेने का जो ये था उसके ऊपर कैपिंग लेकर आए थे गवर्नमेंट कि भाई 10 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी के ऊपर हम बेनिफिट नहीं देंगे। मान लेते हैं किसी के पास एक 25 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, लैंड थी 25 करोड़ की, उन्होंने बेच दी। 25 करोड़ की प्रॉपर्टी पे उनको 15 करोड़ का गेन हो गया। पर अब वो अगर 15 करोड़ का गेन हो गया है तो अब क्या उसके पास में, अगर मान लेते हैं कि हाइपोथेटिकल एग्जांपल है 25 करोड़ की कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है खरीदने के लिए, अगर वो 25 करोड़ की दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो क्या उसको पूरा कैपिटल गेन, जो 15 करोड़ का कैपिटल गेन है, वो माफ हो जाएगा क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कैपिंग लेकर आ गए कि भाई मैक्सिमम 10 करोड़ तक का बेनिफिट मिल सकता है। 10 करोड़ मतलब अब इसमें से 25 करोड़ की बेचा, 25 करोड़ में नया घर खरीद लिया, तो क्या 15 में से 10 करोड़ पूरे माफ हो जाएंगे क्या? नहीं, प्रोपोर्शनेटली 25 करोड़ के अगेंस्ट में अगर 15 करोड़ का गेन है तो 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में कितना गेन, तो उसके प्रोपोर्शनेटली हमारे पास में मैक्सिमम हमारे लिए कैपिंग जो है वो 10 करोड़ का कर दिया सेक्शन 54F के लिए। फिर आगे की कंडीशन क्या है कि भाई हमारा जिस दिन हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिस दिन हमारे पास में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब मान लेते हैं कि एक प्लॉट बेचा जा रहा है, तो ये प्लॉट जिस दिन मैं बेच रहा हूं और नया हाउस प्रॉपर्टी में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो जिस दिन मैं प्लॉट बेच रहा हूं उस दिन मेरे पास में आई शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मेरे पास में एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मतलब मेरा एक रहता घर रहना चाहिए। इससे ज्यादा अगर प्रॉपर्टी होंगी तो मैं इस सेक्शन में नहीं बैठता हूं। तो मैं 1 अक्टूबर को जब मैं मेरी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, मान लेता हूं मैं 1 करोड़ में कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, तो उस दिन पे 1 करोड़ में मैं जब प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो उस दिन मेरे पास में एक से ज्यादा मेरे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं रहनी चाहिए। फिर अगर मैं अब मेरी प्रॉपर्टी तो मैंने बेच दी आज 1 अक्टूबर को, पर मेरे पास में इन्वेस्ट करने के लिए जो 2 साल का या 3 साल का आगे का पीरियड है, उस टाइम तक, मतलब आज तो मैंने बेच दिया, अब मेरा कैपिटल गेन टैक्स कब आएगा? इस रिटर्न में आएगा कि भाई 1 करोड़ का जब प्रॉपर्टी मैंने बेचा तो इस रिटर्न में मुझे टैक्स भरना है। तो हाउ गवर्नमेंट विल कम टू नो कि भाई मान लेता हूं मुझे इस साल मार्च तक मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, या मान लेता हूं 31 जुलाई तक भी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली जो खरीदने जैसे थी, तो आई एम वेटिंग कि भाई मुझे कोई अच्छी डील मिले या अच्छे कोई प्रॉपर्टी मिले या अच्छा कोई रेट में मिले तब मुझे खरीदना है। तो अगर मैंने आज 1 अक्टूबर को प्रॉपर्टी बेची और 31 जुलाई तक भी मेरे पास में कोई सेलिंग के लिए कुछ खरीदने के लिए नई प्रॉपर्टी नहीं मिली है, तो फिर मैंने इस केस में क्या करना? हाउ गवर्नमेंट विल कम टू नो कि मैं इन्वेस्ट करूंगा नहीं करूंगा, आज बेनिफिट कैसे देना है? तो उस केस में अगर मैं उसको यूटिलाइज नहीं करता हूं बिफोर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, तो मुझे उन पैसों को जो है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखना होता है। तो 1 करोड़ है, उसमें मान लेते 1 लाख का कमीशन गया, 99 लाख रुपीस मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैंने वो 99 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट 31 जुलाई तक करनी है, अगले 25 तक। अगर तब तक नहीं करता हूं और मुझे अंदाजा है कि अब नहीं होने वाला, तो मैं सीधा ये पैसा उठाऊंगा, कोई भी नेशनलाइज बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के नाम से अकाउंट होता है, वहां पर जाकर मैं इसको इन्वेस्ट कर दूंगा। तो वहां पर इन्वेस्ट करूंगा तो फिर मैं रिटर्न में शो करूंगा कि मैं आई हैव इन्वेस्टेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। उस स्कीम अकाउंट से पैसा कहां जाएगा? जब मैं कोई नई प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो वो वहां पर मैं उसको यूटिलाइज कर लूंगा। अगर
वो पैसा मेरा विद इन पीरियड यूटिलाइज नहीं होता है, 2 साल या 3 साल जो भी पीरियड है हमारा परचेस और कंस्ट्रक्शन का, तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लेता है और बैलेंस ही अमाउंट हमको देता है, वो गवर्नमेंट उनके ट्रेजरी में पैसा भर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको आगे देखना है। और अगर ये पैसा 2 साल 3 साल तक भी यूटिलाइज नहीं होता है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि भाई वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ द प्रॉपर्टी, सो हमको इस पे टैक्स भरना है जिस साल में, मतलब 3 साल के बाद बोलो या 2 साल के बाद। फिर अगला कंडीशन है कि भाई आज मैंने प्रॉपर्टी बेची, नई प्रॉपर्टी भी खरीद ली, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब मैंने नेक्स्ट 2 इयर्स में नई प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाहिए, नेक्स्ट 2 इयर्स में या 3 इयर्स में कोई नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर दिस। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने की, मेरे पास में एक पहले ऑलरेडी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने एक प्लॉट बेचकर नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने उसका बेनिफिट ले लिया एग्जम्पशन का 54F का। अब मैं इसके बाद ये नई प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वापस 2 साल या 3 साल में परचेस या कंस्ट्रक्शन के लिए जो टाइमलाइन है उसके बीच में मैं दूसरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा। तो जब मेरा ये आज 1 अक्टूबर का ट्रांजैक्शन हो गया है तो उसके बाद मुझे 2 साल और 3 साल के पीरियड में मुझे नया प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट भी नहीं करना और परचेज भी नहीं करना। तो ये कंडीशन मुझे ध्यान रखनी है। फिर अब ये जो 54F का सेक्शन है कि भाई क्या मैं यहां पर रहते हुए कि भाई मैंने आज एक प्लॉट बेचा 1 करोड़ का और मैं अमेरिका में जाके दूसरा घर खरीद लूं, क्या मैं खरीद सकता हूं क्या ये सेक्शन 54 का बेनिफिट लेने के लिए? तो नहीं। पहले कुछ जजमेंट्स आए थे, फिर गवर्नमेंट ने लॉ अमेंड कर दिया कि भाई अब जो है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में ही होनी चाहिए, इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी पे आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तो नई प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी, मुझे इंडिया में ही खरीदनी, आउटसाइड इंडिया की प्रॉपर्टी इसमें एलिजिबल नहीं होगी। तो ये हो गया मोटा मोटी कंडीशंस हो गए हमारे कि भाई क्या है सेक्शन 54F। अब हम देखते हैं कि भाई जनरल में क्वेश्चन क्या आते हैं। जनरली पब्लिक में जो क्वेश्चन आते हैं, और हमने ट्विटर पे भी जब हमने ये दिया था कि भाई इनकम टैक्स के आपके क्वेरीज भेजो, तो वहां पर भी हमको इसमें से कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस आए थे, तो उसको हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि भाई मैंने मल्टीपल प्रॉपर्टीज बेच दी है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने देखेंगे आप, यहाँ पर तो मैंने एक प्लॉट का भी सेल किया है, मैंने म्यूचुअल फंड भी सेल किए हैं और मैंने गोल्ड भी सेल किया है। सेम ईयर में मैंने तीनों सेल किए हैं। अब मेरे पास में मेरे कंसिडरेशन के बाद मेरे पास में ये लॉन्ग टर्म प्लॉट पे आया है 75 लाख का गेन, म्यूचुअल फंड में आया है 1,12,000 का, 1,12,00,000 का गेन, और गोल्ड पे आया है मुझे 30 लाख का गेन। तो मुझे ये टोटल मिलके 2,17,50,000 का गेन हो गया है। और मेरे टोटल सेल कंसिडरेशन कितनी है, 375। तो ये मेरे 375 के 3 प्रॉपर्टीज मैंने बेचे अलग अलग, और उस पर मुझे गेन हुआ है 270। तो क्या मैं ये तीनों प्रॉपर्टी का गेन जो है वो मैं एक ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूं क्या? मैंने 3 प्रॉपर्टी बेच दी, अब मुझे एक खरीदी करना है ये 2 करोड़ का, एक मैं नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं 2 करोड़ का। तो क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल है। यहाँ पे हमने सिनारियो लिया है कि भाई 2 करोड़ में अगर मैं कुछ लेता हूं, तो क्योंकि मेरे पास में नेट सेल कंसिडरेशन कितना है 375, मैंने इन्वेस्ट 2 ही करोड़ किए, तो मुझे गेन का बेनिफिट कितना मिलेगा, मेरा कैपिटल गेन एग्जम्पशन 116 ही होगा अगेंस्ट 217, 217 का मेरा कैपिटल गेन है, मुझे बेनिफिट कितने का मिला, 116 का ही मिला। और बैलेंस जो है 1,01,50,000, इस पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। तो क्योंकि प्रोपोर्शनेटली मैंने 375 के अगेंस्ट में सिर्फ 2 करोड़ इन्वेस्ट किए, तो मुझे प्रोपोर्शनेटली ही बेनिफिट मिलेगा, बैलेंस अमाउंट पे मैं टैक्स भरूंगा। मान लेता हूं कि मेरी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। दूसरा जो सिचुएशन है कि भाई 3 करोड़ की अगर मेरी प्रॉपर्टी है, तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी पे मुझे कितना आएगा, तो एक सिंपल एग्जांपल है कि भाई उसमें प्रोपोर्शनेटली वापस कैलकुलेट करूं तो 174 का मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगा, और 4350 पे मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। तो 4350 पे टैक्स भरना पड़ेगा। मान लेता हूं मेरी प्रॉपर्टी 4 करोड़ की है, 375 है, तो 4 करोड़ की मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करता हूं, तो पूरा के पूरा मुझे, क्योंकि मैंने उससे ज्यादा, जितना मुझे रियलाइजेशन हुआ है उससे ज्यादा मैंने इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए मुझे पूरे के पूरा इसका बेनिफिट मिलेगा। कोई भी अमाउंट पे मुझे टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, कोई भी कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं बचेगा। तो यहां पर हमको देखना क्या है इंपॉर्टेंटली, कि भाई जितना सेल कंसिडरेशन है मैं उतना इन्वेस्ट करूं तो ही मुझे बेनिफिट मिलता है। गेन के अमाउंट का इतना इन्वेस्ट करना ये सेक्शन में नहीं है, वो सेक्शन 54 में है। तो हमने देखा कि मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज में अगर सोल्ड करता हूं तो मुझे अलाउड है एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। क्या मल्टीपल प्रॉपर्टी मैंने मल्टीपल ईयर्स में सेल की, तो इस साल में एक प्रॉपर्टी बेची, ये सेम एग्जांपल, प्लॉट मैंने इस साल में बेचा, म्यूचुअल फंड मैंने अगले साल में बेचे, और गोल्ड मैंने उसके अगले साल में बेचे,
तो क्या मैं सेम प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे पास तो 3 साल का होरिजोन है कंस्ट्रक्शन के लिए, पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, या फिर परचेस के लिए प्रीवियस 1 ईयर यानी आगे के 2 साल है, तो क्या मैं ये तीनों साल में उसको यूटिलाइज कर सकता हूं? तो हाँ, प्रोपोर्शनेटली अगर मैं पूरा के पूरा सेल कंसिडरेशन उसमें इन्वेस्ट करते जाता हूं, बाकी कंडीशंस जो है कि भाई वो जो अमाउंट है सेल कंसिडरेशन उतने का मैंने अगर खर्चा कर दिया या उतना मैंने इन्वेस्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन के लिए बोलो या प्रॉपर्टी परचेस के लिए कर दिया, तो चल सकता है। तो मेजरली 3 साल में स्प्रेड करना है, मतलब मुझे कंस्ट्रक्शन में डालना है। तो पहले साल मैंने एक प्रॉपर्टी बेचा, उसका 50 लाख रुपए, मान लेते 75 लाख रुपीज पहले साल में इन्वेस्ट किया, फिर कम शॉर्टेज हुआ, फिर मैंने दूसरे साल में म्यूचुअल फंड बेचकर 1,12,50,000 का गेन करके वो भी इन्वेस्ट कर दिया। मतलब मुझे इन्वेस्ट तो ग्रॉस अमाउंट करना है, तो ग्रॉस अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। फिर थर्ड साल में मेरे पास में गोल्ड बेच दिया मैंने और वो भी इन्वेस्ट कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। तो मल्टीपल ईयर्स में अगर मैंने प्रॉपर्टीज बेची है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट ईयर्स, तो भी अलाउड है। सिर्फ मल्टीपल प्रॉपर्टीज बेच के भी अलाउड है। अब सवाल आता है, जनरल में सवाल आता है कि भाई मैंने आज 1 अक्टूबर को प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने जाके 1 दिसंबर को नई प्रॉपर्टी खरीद ली और नई प्रॉपर्टी खरीदते समय सीधा सीधा होम लोन कर लिया, या अदर वे अराउंड सोचते हैं कि भाई हमारे पास में तो 3 साल का पीरियड है परचेस के लिए, 1 ईयर प्रायर एंड 2 ईयर आफ्टर, तो मैंने 1 मई को ही नई प्रॉपर्टी खरीद ली थी, नया फ्लैट खरीद लिया था जो कि 2 करोड़ का था और उसके ऊपर मैंने 180 का लोन भी कर लिया था, तो 180 का लोन भी हो गया था और मैंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली थी। तो अब जो मैंने 1 अक्टूबर को प्रॉपर्टी बेची है, तो विल दैट प्रॉपर्टी विल बी एलिजिबल फॉर दिस 54F एग्जम्पशन? तो हाँ, इसके ऊपर जजमेंट्स है गवर्नमेंट के, मतलब क्लियर लॉ तो है नहीं, तो ये बहुत सारा ये सेक्शन 54F जो है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बहुत सारा ड्रिवन बाय केस लॉज है। इतने सारे जजमेंट्स है उसमें, गवर्नमेंट के फेवर के भी और हमारे फेवर के भी, दोनों भी, मतलब अगेंस्ट अस ऑल्सो एंड इन फेवर ऑफ अस ऑल्सो। तो ये सारा केस टू केस आपको देखना है, क्योंकि मैंने तो यहां पर सैंपल जजमेंट्स कवर किए हैं आगे के स्लाइड्स में, पर आपने ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये केस टू केस डिफर होते हैं, क्योंकि सेम जजमेंट कभी एसएससी के फेवर में है और कभी उसके अगेंस्ट में भी है, तो हमको उसको उस तरह से पुटअप करना है। तो आपको बता देंगे कि भाई आगे आगे क्या क्या कंडीशंस हमको देखने हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि भाई सेम अमाउंट इन्वेस्ट होने की जरूरत है क्या? तो नहीं, ये सेम अमाउंट इन्वेस्ट होने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें होम लोन से भी कर सकता हूं। यस, क्यों किया? क्योंकि मैं होम लोन से कर सकता हूं क्या? तो हाँ, मैं होम लोन से भी इसको परचेस कर सकता हूं। इट नीड नॉट बी द सेम अमाउंट कि मुझे ये 1 करोड़ रुपए आए हैं तो यही 1 करोड़ उसमें जाने चाहिए। इंटेंशन इज वेरी क्लियर। इंटेंशन, गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है इसके लिए कि भाई यहां पर हाउसिंग प्रमोट होना चाहिए, क्योंकि जब लॉ लाया है तब से गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है कि भाई यहां पर हाउसिंग प्रमोट होनी चाहिए। तो हाउसिंग प्रमोट होने के लिए मैंने खरीद लिया है एक घर, तो इसमें हाउसिंग प्रमोट हो रही है, तो इस वजह से मुझे जरूरी नहीं है कि भाई मैं ये सेम पैसा इन्वेस्ट करूं। मैं, हो सकता है ये 1 करोड़ रुपए आया वो मैं लोन में रिपे कर दूं, मैं लोन में रिपे कर दूं, इसके ऊपर जजमेंट है कि भाई लोन में रिपे कर दिया तो भी अलाउ हो गया। फिर हमने ये एग्जाम्पल देख लिया। फिर अगला क्वेश्चन है कि भाई ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो है उसमें कब तक इन्वेस्ट करना है? तो हमने देखा कि भाई बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न में पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये कैपिटल गेन का एग्जम्पशन देना है, उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया या नहीं किया, और नहीं किया तो कहां पर है पैसा। तो इसलिए आईटीआर फाइलिंग के पहले हमको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा पार्क करना है। वो कहां पर होता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम? तो कोई भी नेशनलाइज बैंक में आप जाओगे, पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो आपको ये मिल सकता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। फिर यहां पे एक बात कैपिटल अकाउंट स्कीम के टाइम में ये ध्यान रखना है कि भाई नेशनलाइज बैंक में जाओ या जहां पर भी आप ओपन करो तो वहां पे स्पेसिफिकली, क्योंकि कभी कभी बैंक वालों को भी पता नहीं होता ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या है, तो इस चक्कर में वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोल के उसमें पार्क कर देते हैं और बाद में फिर असेसमेंट में जब आता है तब पता चलता है ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करके उन्होंने डाल दिया। तो इसलिए नॉर्मल सेविंग या एफडी अकाउंट ओपन करके डालते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ही जा रहा है। अब आता है सवाल कि भाई मेरे पास में तो मैंने प्रॉपर्टी एक बेची, मेरी 3 करोड़ में प्रॉपर्टी गई, अब मैं चाहता हूं कि भाई 2 प्रॉपर्टी खरीदूं, 1.5 करोड़ की 2 प्रॉपर्टी खरीद लूं। इन्वेस्ट तो 3 करोड़ करना ही है, तो 1.5 करोड़ की 2 प्रॉपर्टी खरीद लूं तो 2 जनों के काम आ जाएगी। तो अब इसके ऊपर ये जो है यहां पर हमको एक प्रॉपर्टी से ज्यादा खरीदने की अलाउड नहीं है। पर अगर ऐसा हो सकता है कि भाई एक ही बिल्डिंग में मैंने 2 बाज के फ्लैट ले लिए, क्योंकि मेरे लिए ये एक इनफ नहीं है 2 BHK, तो मैंने 2 2 BHK खरीद लिया और उसको मर्ज कर दिया, तो क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, इसके ऊपर जजमेंट्स है। इसके ऊपर जजमेंट्स है कि भाई ये दोनों प्रॉपर्टी, क्योंकि वो एक पुरने वाला नहीं था तो उन्होंने 2 खरीद कर ले लिया, या डुप्लेक्स कर लिया, नीचे एक फ्लैट ले लिया, ऊपर एक ले लिया, अंदर से स्टेयरकेस कर लिया। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो इसके ऊपर जजमेंट्स है कि भाई आप कपल ऑफ फ्लैट्स खरीद सकते हो, बट सेम एक ही यूनिट है, इसलिए अगर हम 2 अलग अलग जगह करते हैं तो ये अलाउड नहीं है। पीछे पहले
गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया था कि भाई आप एक प्रॉपर्टी बेचकर 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रखी थी, प्रोवाइडेड योर गेन इज लेस देन 2 करोड़। पर वो किसके लिए है? 54F के लिए नहीं है, वो सिर्फ सेक्शन 54 के लिए है, रेसिडेंशियल बेचकर दूसरा रेसिडेंशियल खरीदने के लिए। एक रेसिडेंशियल बेचा, दूसरा खरीदना है। यहां पर अदर देन रेसिडेंशियल बेच रहे तो वो बेनिफिट है नहीं। तो यहां पर हमको एक ही प्रॉपर्टी खरीदनी है इन अ सिंपल वे। एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो जॉइंट हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, बट प्रॉपर्टी शुड बी एक ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर यहां पर हमारे पास में कैपिटल गेन जब होता है तो उसको सेव करने के लिए हमारे पास में और एक सेक्शन होता है, सेक्शन 54EC के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। गवर्नमेंट ये बोलता है कि भाई उस बॉन्ड में रख दो आप, आपको कुछ लॉक इन रहेगा, आपको कुछ इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसमें आप रखोगे तो भी आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। उसके लिए कैपिंग है 50 लाख की, उसके लिए कैपिंग 50 लाख की है। तो क्या मैंने 1.5 करोड़ में प्रॉपर्टी बेचा, मैंने 50 लाख बॉन्ड में रख दिया और 1 करोड़ का घर खरीद कर लिया, तो क्या दोनों मिला के मैं 1.5 करोड़ का ये कर सकता हूं क्या? तो हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। हम 54EC और 54F दोनों का भी क्लेम एक साथ में साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बॉन्ड में भी डालिए क्योंकि उसका कैपिंग 50 का है, उसके ऊपर का बैलेंस अमाउंट आप प्रॉपर्टी में डाल सकते हो, और वाइस वर्सा, आप पहले प्रॉपर्टी में डाल रहे हो, बचा हुआ अमाउंट आपने 10-20 लाख रुपए बचे हो, बॉन्ड में भी डाल सकते हो। फिर आगे हम देखते हैं कि भाई जजमेंट्स, ये बहुत कम जजमेंट, मतलब मैंने 2-4 ही जजमेंट इसमें लिए हैं, आपको सैकड़ों में जजमेंट्स मिल जाएंगे, फेवर के भी और अगेंस्ट के भी। इसीलिए इसको हमको ये जब हम सेक्शन देखे 54F, तो इसके समय में हमने केस टू केस सोचना चाहिए कि भाई हर केस जो होता है यूनिक होता है, तो इस केस के बेसिस पे आपने स्टैंड लेना नहीं चाहिए, बस हम बता रहे कि भाई गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया हुआ है। तो ये जो है पहला केस, इसमें क्या किया कि भाई यहां पर क्या हुआ था कि भाई एक प्रॉपर्टी बेची गई थी, तो प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो नई प्रॉपर्टी खरीदी गई तो वो वाइफ के नाम से खरीदी गई। हस्बैंड ने प्रॉपर्टी बेची, उनके नाम पे ही थी, और पैसा जो है हस्बैंड ने ही लगाया, पर प्रॉपर्टी पे नाम किसका लगाया? वाइफ का लगाया, क्योंकि वो होगा मे बी फैमिली का कुछ प्लानिंग के पर्पज से उन्होंने उस पर कर दिया। तो गवर्नमेंट ने ये जजमेंट दिया, सो लॉन्ग एज के भी उनका ही पैसा है, हस्बैंड ने प्रॉपर्टी बेचकर ही पैसा लिया और वो इन्वेस्ट भी किया, सब कंडीशन मिटिगेट फुलफिल हो रही है, और सिर्फ वाइफ का नाम लगा दिया, होगा फैमिली कोई कंसर्न, तो सिर्फ इसके लिए उनका बेनिफिट डिनाई मत करो। इवन दो लीगली जिसके नाम पे प्रॉपर्टी बेची उसी के नाम पे खरीदी होनी चाहिए थी, पर यहां पर एक्सेप्शनली कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि भाई वाइफ के नाम पे है, पैसा उन्हीं का गया है, प्रॉपर्टी बेचकर ही गया है, बस वाइफ का नाम लगा है, तो कोई टेंशन नहीं। यहां पर कोर्ट एक चीज को बहुत प्रेस करता है कि भाई ये बेनिफिशियल प्रोविजन है, 54F जो है बेनिफिशियल प्रोविजन है, तो बेनिफिशियल प्रोविजन शुड बी इंटरप्रिटेड लिबरली। इसको लिबरली लो, एकदम स्ट्रिक्ट सेंस में मत जाओ कि वर्ड में लिखा है तो ही करेंगे, तो इसको इंटेंशन देखो कि भाई उसका पैसा आया और उसने इन्वेस्ट किया तो अलाउ कर दो। तो यहां पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे थी तो भी उनको डिडक्शन अलाउ कर दिया। तो किसी ने जाकर डायरेक्टली वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी करना, ये हम ब्लाइंडली बोल नहीं रहे हैं, जजमेंट है, इसके फेवर में जजमेंट है। तो ये कौन से हाईकोर्ट का है? दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। तो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट उन पे बाइंडिंग है, महाराष्ट्र पे बाइंडिंग नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना कि भाई जिस हाईकोर्ट का जजमेंट है उसी स्टेट को बाइंडिंग है, हमारे लिए बाइंडिंग नहीं भी हो सकता है, उसको रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, बट इसके अगेंस्ट में भी जजमेंट हो सकता है। महाराष्ट्र में भी ऐसी जजमेंट होने के चांसेस है, सारे जजमेंट्स हमने यहां पर कवर नहीं किए हैं। फिर दूसरा जजमेंट है कि भाई यहां पर जॉइंट नाम पे प्रॉपर्टी ले लिया है, तो यहां पर क्या किया कि भाई वाइफ का नाम इंक्लूड कर दिया, मतलब मैंने प्रॉपर्टी बेची, जब नहीं खरीदते समय जॉइंट नाम पे ले लिया, पैसा वही गया, सेम है, जब वाइफ के नाम पे ही सिर्फ चलने वाला है तो जॉइंट नाम पे भी चलने वाला है। ये भी दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था। दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट में उन्होंने ये कर दिया कि भाई जॉइंट नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी करो, सो लॉन्ग एज प्रॉपर्टी से आया हुआ पैसा, जो सेल करके आया हुआ पैसा उतना पूरा के पूरा इन्वेस्ट हो रहा है। सेम पैसा होना जरूरी नहीं, पर उतने अमाउंट का हो रहा है। 1 करोड़ का गेन हुआ, 1 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है क्या यहाँ पे, और वो भी मेरे अकाउंट से हो रहा है क्या, तो दैट इज ओके, जॉइंट नाम रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये कंसर्न एक ट्विटर पे भी आया था हमको कि भाई प्रॉपर्टी तो बेच दी, अब कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं अपनी प्रॉपर्टी का, या फिर मेरा प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली है, बिल्डर ये कर रहा है, पर बिल्डर टाइम पे पोजीशन नहीं दे रहा है। ये तो कंसर्न है ही है कि भाई टाइम पे जब बोलेगा तो उस टाइम पे तो पोजीशन मिलने के बहुत हार्डली चांसेस होते हैं, तो फिर क्या उसकी वजह से बेनिफिट डिनाई होगा? तो नहीं। गवर्नमेंट ने इस जजमेंट में ये बोला है, कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट है, कर्नाटका हाईकोर्ट का, कि भाई सो लॉन्ग एज उन्होंने पूरा जितना गेन का अमाउंट, जो प्रॉपर्टी सेल का अमाउंट है उनके पास में, जो भी सेल कंसिडरेशन आई है पूरी की पूरी इन्वेस्ट हो चुकी है विद इन टाइम लाइन, कि मतलब मैंने 1 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची थी, यहां पर मैंने अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है, भले ही पोजीशन नहीं मिला है मुझे,
तो भी कोई कंसर्न नहीं, आप उसका बेनिफिट डिनाई मत करो सो लॉन्ग एज मनी हैज बीन इन्वेस्टेड। अब वो उसके हाथ में तो है नहीं, या फिर कोई कंसर्न हो सकता है कि मैं भले मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं खुद, तो भी कंस्ट्रक्ट करते समय कुछ कंसर्न आ सकते हैं, कोई परमिशन अप्रूवल्स इसके उसके झमेले हो सकते हैं। तो सो लॉन्ग एज मनी हैज बीन इन्फ्यूज्ड तो डोंट डिनाई द एग्जम्पशन। तो यहां पर उन्होंने मेयर कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड था, तो इसमें ये वुड नॉट डिसएंटाइटल, ये डिसएंटाइटल नहीं होगा, इसको अलाउ कर दो, ऐसा दिया है। अब इसका सारे का क्रक्स अगर हम देखें तो हमने ये इसमें कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है सेक्शन 54 में, कि ये गवर्नमेंट जो है ये स्टैंड लेता है कि बेनिफिशियल प्रोविजन है, ये लिबरली इसको इंटरप्रेट करो। दूसरा क्या है कि भाई टाइम लिमिट फॉर प्रॉपर्टी कंप्लीशन, इधर परचेज बोलो कंस्ट्रक्शन बोलो जो भी है, ये इसको इतना वेटेज मत दो, इतना ये मत करो, इसको थोड़ा लिबरली इंटरप्रेट करो, सो लॉन्ग एज मनी हैज बीन इन्वेस्टेड टेक इट लाइटली। तो इसको टाइम लिमिट को इतना स्ट्रेस करके मत करो। इसके अगेंस्ट में भी जजमेंट है, ये फेवर के भी जजमेंट है, अगेंस्ट के भी है। जहां पे फेवर में जजमेंट दिया तो कोर्ट ने ये स्टैंड लिया कि भाई इतना स्ट्रिक्टली मत इंटरप्रेट करो, बेनिफिशियल प्रोविजन है, बेनिफिट लेने दो ना लोगों को। तो इस तरह से वो करते हैं। तो जॉइंट नेम कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो लॉन्ग एज मनी हैज बीन गॉन थ्रू द नेम ऑफ द सेलर, कि भाई मैंने बेचा है तो मेरे नाम से पैसा गया ही है वहां पे। तो जॉइंट नाम में 4 लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने 1 करोड़ का बेचा, यहाँ पे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो सकती है, हम 4-5 लोग मिलके भी हो सकता है, तो ऐसा होने के चांसेस है। तो यहाँ पर ये दोनों सेक्शन का 54 और 54F का इंटेंशन क्या है, एनकरेजमेंट ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इन कंट्री। तो अपने देश में रेसिडेंशियल अकोमोडेशन बढ़ना चाहिए, ये इंटेंशन है। तो जब तक वो खरीद रहा है तो बेनिफिशियल प्रोविजन को लिबरली लेना चाहिए। तो होप दोस्तों इसमें हमने ऑलमोस्ट पॉइंट तो कवर किए, पर ये बहुत वाइड सेक्शन है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन रह सकते हैं, आप हमको लिखकर भेज सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लिखिए, हम उस पर आंसर करने का ट्राई करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि भाई ये ज़्यादातर ये जो सेक्शन है ये जजमेंट बेस्ड है। लॉ तो बहुत छोटा लिखा हुआ है, हमने तो लॉ जितना देखा कि भाई मेन कंडीशंस, उससे ज़्यादा ये जो कंडीशंस है ये सारे जजमेंट से आ रहे हैं, कि भाई जजमेंट जो कोर्ट्स उनको इंटरप्रीट कर रहे हैं उसके ऊपर से। इसलिए केस टू केस बेसिस पे इसको इंटरप्रीट करना चाहिए, केस टू केस बेसिस पे स्टडी करना चाहिए और फिर ही आगे जाना चाहिए। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।